जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो 1000 प्लस MCQ वाली सीरीज चल रही है इकोनॉमी की, उसकी ये आज पाँचवीं क्लास है। सॉरी, अगर आपने अब तक जो क्लासेस हो गई हैं वो नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर जाकर के वहाँ पर देखिएगा। वो एक बेसिक इकोनॉमी से MCQ हमने कवर किए हैं। उसके साथ साथ हमने GDP, GNP, NNP और GDP ग्रोथ और इकोनॉमी डेवलपमेंट, इकोनॉमी ग्रोथ के बारे में भी आपसे चर्चा की। इस क्लासेस में आपको न केवल MCQ सोल्व करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स, बल्कि MCQ के बेस पर आपका रिवीजन भी किया जाता है, जिससे आपको ओवरऑल इस बात का आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा आपको बेनिफिट इस क्लासेस का ये मिलता है स्टूडेंट्स कि आप अपना रिवीजन कर पाते हैं, आप अपनी तैयारी को जान पाते हैं, अपना मूल्यांकन कर पाते हैं और साथ ही साथ इस क्लासेस में आपको न केवल बैठ कर के क्लास सुनने दिया जाता है, बल्कि मिस्टर कुमार सर की अपनी एक खूबी है कि वो आपको बैठने नहीं देते हैं, बल्कि आपसे साथ ही साथ अपने साथ आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाते हैं। ठीक है, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। आप हमारे एजुकेशन परिवार के सदस्य हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में वीडियो को आवश्यक रूप से शेयर कर दीजिएगा और स्टूडेंट्स अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना मत भूलिएगा। उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, मुझे वहाँ पर मिलता है तो मैं उसका रिप्लाई उसको देखता हूँ। कई ऐसे स्टूडेंट्स जो लगातार क्लास देखते हैं और वहाँ पर पूरी सीरीज़ का आप देखोगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो क्या करते हैं आंसर भी देते हैं मेरे साथ साथ। ठीक है, जो गलत होता है तो वो गलत का निशान लगा देते हैं और राइट होता है तो उसको ग्रीन वाला टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्लासेस को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की जो क्लासेस है जैसा कि आपने सामने देख लिया है, मुद्रास्फीति से रिलेटेड है और आपने ये टाइटल पर भी देखने के लिए मिलेगा, इन्फ्लेशन एंड द बिजनेस साइकिल। मतलब कि मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मनी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी, मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है किसके सापेक्ष, गुड्स के या फिर आप कहोगे सर्विस के। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आज आपको 10 रुपये में एक पेन मिल रहा है, अब यही पेन आपको 15 रुपये में मिलने लगे एक पेन, तो यहाँ पर क्या हो गया, पेन की आप देखोगे क्वांटिटी एक है, मात्रा एक है, परंतु जो मनी की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, मतलब कि 15 रुपये की होगी। पहले 10 रुपीज़ का था, अब वही बढ़कर कितने का हो गया, 15 रुपये का हो गया। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन दो प्रकार की देखने के लिए मिलेगी आपको, जिसमें WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं और एक आती है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल और केवल ये आप देखोगे गुड्स को शामिल करता है, मतलब कि वस्तु को शामिल करता है। वहीं जो CPI है आप देखोगे यह है गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी शामिल करता है। ठीक है, इनका फिर डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, वो कि आपने रिवीजन किया है और जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर हम रिवीजन करेंगे। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे इसी के ऊपर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन को आप मेरे साथ सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके सेल्फ भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में थोक कीमत सूचकांक, मतलब आप देखोगे WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी मैं बात कर रहा था, में निम्नलिखित मंदों में से किसका अधिकतम भार है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक वस्तु का, बी ईंधन और शक्ति का, सी विनिर्मित वस्तु का और डी खाद्य मंद का। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें, नहीं तो साथ साथ भी आप सोल्व कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, WPI पूछा जा रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पूछा जा रहा है।
अगर आप देखोगे इसका जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मतलब कि इसमें जो विनिर्माण है, जो वस्तु है, उनका वेटेज ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपका ये 100% है और इस 100% को आप थर्ड पार्टिकल में तोड़ने का काम करेंगे, इसको सॉरी बांटने का काम करेंगे। आप क्या करते हैं इसमें सर, आप देखोगे पहला आता है ऊर्जा, जो एनर्जी से रिलेटेड आता है। दूसरा आता है ऐसे खाद्यान्न जैसे फूड जैसी वस्तुओं को इसके अंतर्गत रख लेते हैं। और फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग की बात, मैन्युफैक्चरिंग इसके अंतर्गत आता है। लगभग आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखा गया है वो 64 पॉइंट आप देखोगे 23% के आसपास इसका रखा गया है। ऊर्जा का जो वेटेज है आप देखोगे ये भी ठीक ठाक है, लगभग 22 के आसपास यहाँ पर रखा गया है। और बाकी का जो बचा वो फूड का वेटेज है, तो फूड का वेटेज इसके अंदर कम रखा गया, ठीक है। इस ये सर कौन निकालता है, तो ये निकालता है इकोनॉमी एडवाइज़र ऑफिसर, मतलब इसके द्वारा लिखाई जाती है, जो DPIIT का एक विभाग है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों वस्तुएं इसके अंदर शामिल की जाती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। CPI में जो वर्डन है वो फूड का है, ध्यान रखेंगे। CPI में फूड का वर्डन है लगभग 45% के आसपास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्या पूछे हैं, मुद्रास्फीति के संदर्भ में आपसे राइट पूछा जा रहा है, कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे के रखे हैं 4 ऑप्शंस। पहला, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। बी, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। सी, घटा हुआ मुद्रा परिसंचलन मतलब मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। डी, बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए, आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कई ऐसी क्लासेस में, जहाँ पर वर्ड आ जाता है ओनली, क्या होता है, केवल ओनली वर्ड आता है, केवल आता है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर आपको गलत होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहेंगे। तो पहला क्या है, गलत है। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो वो दोनों करते हैं। देखिए होता क्या है, एक एग्रीमेंट हुआ था स्टूडेंट्स 2016 में, भारत सरकार और RBI के बीच में 2016 में एक एग्रीमेंट हुआ। और इस एग्रीमेंट के माध्यम से इस बात को रखा गया कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट करता है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर डिफरेंट समझना गाइज, कि जो टारगेट होता है आपका उसको निर्धारित करती है गवर्नमेंट। कौन निर्धारित करती है, उसको निर्धारित करेगी गवर्नमेंट। परंतु इस टारगेट को अगर अचीवमेंट करना है तो RBI करती है सर, ये भी ध्यान रखना। कौन करती है, RBI। इसको अचीवमेंट करने का प्रयास RBI करेगी, टारगेट रख देती है। वैसे तो भारत में जो इन्फ्लेशन रहती है वो आप देखोगे 4+- 2 के फॉर्मेट में रहती है, मतलब 2% से 6% के आसपास आपको इन्फ्लेशन की डायमेंशन मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलती है, तो इसमें दोनों की भूमिका आपको देखने के लिए मिलेगी, ये ध्यान में आपको रखना है, दोनों की भूमिका आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो पहला वाला क्या है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इसमें भूमिका दोनों की क्या होती है देखने के लिए मिलती है, तो ये कह रहे हैं कोई भूमिका नहीं होती, ये भी गलत है। तीसरा है कि घटा हुआ मुद्रा परिसंचरण जो मनी सर्कुलेशन है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। देखो जब मार्केट के अंदर मनी ज़्यादा होगी, ध्यान रखेंगे, जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम होती है। और जो चीज़ मार्केट में कम होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ये ध्यान में रखना है। जब पैसा आपको ज़्यादा मार्केट के अंदर, कई बार कहते हैं ना लोग कि इतनी गरीबी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सरकार पैसा छापे और सबके हाथों में दे दे, तो समझ लो पैसे की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, क्योंकि डिमांड मार्केट में इतनी बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं होगी और गुड्स की कीमत बढ़ जाएगी और वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी वस्तु की, ठीक है। तो लगभग भारत में आप देखोगे अभी भी 7.5 के आसपास, लगभग इतने % के आसपास क्या है, इन्फ्लेशन, नॉर्मल इन्फ्लेशन बनी रहे तो उससे आप देखोगे देश के अंदर विकास होता है, राष्ट्र कहीं ना कहीं आगे बढ़ता रहता है।
तो ये बात इसमें क्या हो जाती है, तो मनी सर्कुलेशन आप देखोगे दो चीज़ें होती है, एक होते हैं सस्ती मौद्रिक नीति, एक होती है कड़ी मौद्रिक नीति। संकुचन मौद्रिक नीति में क्या करता है, वो अपनी रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को ठीक है बढ़ा देता है आरबीआई, और जो सस्ती होती है उसमें घटा देता है ताकि डिमांड ऑफ बढ़ सके और बैंकों के पास में पैसा जा सके। SLR CRR वो आगे भी बात करेंगे, ठीक है। यह है बढ़ा हुआ नहीं सर, घटा हुआ होना चाहिए, बढ़ेगा तो और मार्केट में पैसा चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो स्टेटमेंट देख रखे हैं। पहला, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। ऋणियों को दो होते हैं, एक होता है ऋणी, एक होते हैं ऋणधारक, ठीक है। दूसरा है कि मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। यहाँ पर दोनों आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आइए इसका राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सर, इसमें जो बात कही जा रही है अगर आप उसको समझेंगे तो चीज़ें आपको शायद आसान हो सकेंगी, ठीक है। देखिए पहला है आपका देखिए स्टेटमेंट, अगर पहले को देखें तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, पहली बात। दूसरे में कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। ये बात आप देखोगे भारत सरकार ने 2013 में, कब, समथिंग 2014 में तत्कालीन जो सरकार आई उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे इन्फ्लेशन बॉन्ड जारी किया। बट इन्फ्लेशन बॉन्ड तो जारी कर दिया, लेकिन होता क्या, मान लीजिए आपका 100 का बॉन्ड है, ठीक है, 100 का बॉन्ड है आपका, ठीक है, या मान लीजिए 1000 का बॉन्ड है, आप 10% से आप लगा लीजिए तो कितना मिलेगा, एक साल में आपको 1100 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब एक साल में जो 1000 की वैल्यू थी, अब वो आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर्स के बाद में क्या होगी, उसकी वैल्यू कम हो गई है, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, और भी ज़्यादा कम देखने के लिए आपको मिलेगी। जब वैल्यू उसकी कम होगी, चलिए पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाता है। देखो एक होता है ऋणदाता, एक होता है ऋण ग्रहणी। जो ऋणी होते हैं उनको कहते हैं ऋण लेने वाले, ठीक है। ऋणियों को ये लाभ पहुंचाता है, ये बात सत्य है। मान लीजिए आज आपने 2024 में 1000 रुपये का किसी से ऋण ले लिया अपने दोस्त से, और कहा कि हम 10% पर दे रही है एक साल में, तो आप क्या करेंगे, आने वाले 2025 में आप उसको 1100 रुपये देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1100 रुपये देंगे। बट स्टूडेंट्स आप जो 1000 रुपये की वैल्यू आज है, क्या आपको लगता है एक 1100 रुपये की वैल्यू इतनी होगी? लगभग की 100 रुपये की महंगाई हो जाएगी। तो मतलब जो आज आपको 1000 में वस्तु मिल रही है एक, वही वस्तु 1100 मिल रही है, तो मतलब कि आपको तो लाभ हुआ, लेकिन जो ऋणदाता था जिसने ऋण दिया था उसको तो लाभ नहीं हुआ, उसको तो हानि हो गई। और यहाँ पर कह रहा है ऋणियों को लाभ होता है, मतलब लेने वालों को लाभ होता है। ये बात एकदम सही है, मतलब आपको लाभ हो गया, लेकिन आपके दोस्त को ये मिला वास्तव में कितना, 1000 की वैल्यू का 1100, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। दूसरा है कि मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। नहीं सर, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं पहुंचाती है। 2014 में मैं आपको बता रहा था कि 2014 में तत्कालीन सरकार 2014 में आप देखोगे इन्फ्लेशन बॉन्ड लेकर के आई थी, ठीक है। इन्फ्लेशन बॉन्ड लेकर के आई थी, लेकिन ये बॉन्ड नहीं चले, और इनका उद्देश्य यही था कि यहाँ पर इसमें इन्फ्लेशन दर को एड ऑन करके बॉन्ड धारक को नहीं दिया जा रहा था, तो इसलिए उसको हानि हो रही थी, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ए हो जाएगा, ठीक है, पहला हो जाएगा। देखिए सर, मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता, जो इन्फ्लेशन होती है ये किसको लाभ पहुंचाती है, किसको हानि, यही ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट और यहाँ पर लिख देते हैं लॉस, ठीक है। जरा समझना, अगर आप देखोगे, अगर हम देखें प्रॉफिट किसको है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे जो दहाड़ी मजदूर हैं, खोमचे वाले हैं, रड़ी पट्टी वाले हैं, ठीक है, और कृषक हैं, उनको हमेशा क्या करती है, लाभ पहुंचाने का काम करती है। जिनकी फिक्स्ड इनकम होती है उनको हानि पहुंचाती है। मतलब कि मान लीजिए आपको अगर मिल रहे हैं 20,000 महीने के, तो सर आपको 20,000 ही मिलेंगे, इन्फ्लेशन कितनी हो जाए आपकी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है
जो दहाड़ी मजदूर है अगर वो ले रहा है मान लीजिए आज 400 और इन्फ्लेशन हो जाए हाईएस्ट इन्फ्लेशन, तो वो अब 400 नहीं लेगा, अब उसका बढ़ जाएगा और ये 500 हो जाएगा, तो इसको तो लाभ हुआ, इस पर इतना लॉस नहीं पड़ेगा, फिक्स इनकम पर पड़ता है। हमेशा जो ऋणदाता होते हैं उन पर आप देखोगे इसका लॉस होता है, उसको हानि होती है, और जो ऋण गृहिणी होते हैं जो ऋण लेते हैं उनको लाभ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रूप से बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है? ठीक है, बताना किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं। ओके, देखिएगा सर, पहला उपभोक्ता कीमत सूचकांक, दूसरा थोक कीमत सूचकांक, तीसरा उपभोक्ता कीमत सूचकांक तथा थोक कीमत सूचकांक दोनों, और सी मुद्रास्फीति। बताना है आपको कि उतार चढ़ाव की दर, मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव की जो दर होती है, ये मैं कुछ ऐसे ग्राफ लेके आया था, समथिंग वो लगाए नहीं है, ठीक है, टीम के द्वारा, पता नहीं कैसे मैं उसको टाइट करने वाला हूँ, तो लगाए नहीं है उन्होंने, तो लेकिन आप देखोगे इसमें जो पूछ रहा है उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, ग्राफ थे यहाँ पर 2-3, तो बहुत अच्छे ग्राफ थे, उससे बहुत अच्छे वे में बता सकता था, बट चिंता की कोई बात नहीं, मैं अभी भी उससे अच्छा बेटर वे में बताऊंगा। भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर क्या है, किसके उतार चढ़ाव के, ठीक है, मापी जाती है, कब मापी जाती है, देखिएगा, पहला है आपका सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है डब्ल्यूपीआई, और तीसरे में उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक, बताइएगा, और डी में है मुद्रास्फीति। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आइए इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो वैसे तो ये भी है ये भी है, लेकिन अगर आप सहमति हैं तो आप इसको देखिएगा, इसमें उपभोक्ता कीमत सूचकांक है और थोक कीमत सूचकांक दोनों है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। आज आप देखोगे जो मुद्रास्फीति की उतार चढ़ाव दर है ये दोनों में मापी जाती है, साथ ही साथ आपका सीपीआई जो निकाला जाता है अब कंबाइंड निकाला जाता है। ठीक है, कंबाइंड निकाला जाता है, जिसमें आप देखोगे अर्बन और रूरल दोनों को शामिल किया जाता है, ध्यान ये रखने वाली चीज़ है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है और मेरी वॉइस भी ऑडिबल हो रही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्फीति दर, स्फीति मतलब आप देखोगे इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप्य कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है, बेस इफेक्ट आपको बताना है सर, ये जो बेस इफेक्ट है ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए, यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। बी, यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। सी, यह विगत वर्षों की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। और डी, इस संदर्भ में उपयुक्त कथन ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका स्टूडेंट्स आइए राइट आंसर निकालते हैं। देखो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहे हैं ये में कि फसलों के खराब होने से, देखो इसका कोई फसलों के खराब होने से नहीं रखा गया बेस इफेक्ट। आर्थिक विकास तेजी से बढ़ रही है, मांग प्रभाव ये भी नहीं है, जबकि क्योंकि मुद्रास्फीति का उद्देश्य है आपका कीमत से, प्राइस से, मनी की वैल्यू से गुड के वैल्यू के सापेक्ष, तो कि शुरू में मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, यह विगत वर्षों की कीमतों का आप देखोगे स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेस इफेक्ट कहते हैं, उसी को हम बेस इफेक्ट की सूची के अंतर्गत रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप, मुझे ऐसा, क्योंकि प्राइम इंडेक्स थोड़ी बहुत बढ़ोतरी में देखोगे यहाँ पर जो गणितीय होती है और अगले वर्ष में उसकी क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में आवश्यक मानी जाती है जब, कब मानी जाएगी सब, शून्य दर कब मानी जाएगी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। बी, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटती जाए। सी, वर्ष में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटे और बढ़े भी। डी,
वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। ये बात एकदम ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी माह का, मान लीजिए यदि वर्ष के प्रथम माह का, ध्यान रखना मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ष के प्रथम माह का अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट शून्य है तो उस वर्ष की जीडीपी जो मानी जाएगी ज़ीरो मानी जाएगी, ज़ीरो। लेकिन ये ध्यान रखना, ये असंभव है, नामुमकिन है, ये कभी होगा नहीं। और भारत जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी जैसे देश में तो कभी नहीं होगा, मतलब किसी भी देश में नहीं होगा। डिमांड सप्लाई तो रहती है, तो इसलिए ये कैसे हो सकता है, नहीं होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रत्येक सप्ताह में। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। और ऐसी क्वेश्चन चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, अब तो बिहार पीसीएस भी आ रहा है आपका नवंबर दिसंबर में, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, मध्य प्रदेश पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है, और यूपीएससी है फिर। तो उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए अभिकथन है आपका ए। ये कह रहे हैं कि समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। कारण है क्योंकि मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए देखो, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, बी ए आर दोनों सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सही किंतु आर गलत है, और डी में कह रहे हैं कि ए गलत लेकिन आर सही है। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर हम देखें पहली वाली बात को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित होती है। बिल्कुल सही बात है। जब आपके आपूर्ति होगी, मान लीजिए आपकी पूर्ति बढ़ जाए तो ठीक है, लागत तो उससे क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मजदूरी में वृद्धि के कारण क्या होती है, समग्र पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, तो इसका राइट आंसर तो है ए। इकोनॉमी का स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखोगे, हालांकि बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना। जब देखो अभी आपके पास में स्टूडेंट्स लाइफ हैं, मैं इस बात को कह सकता हूँ, आपको अभी 10,000 से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं एक महीने में। ठीक है, ठीक ठाक अनुभव है। तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, तो आप 10,000 में क्या क्या खर्च कर सकते हैं, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। राशन पानी सब लोग जानते हैं, आई नो, बहुत अच्छे से मुझे मालूम है। तो आप देखोगे तो यही सारी चीज़ें आपका रहता है। लेकिन जैसे ही आप कल एडमिनिस्ट्रेटिव बनेंगे, आईएएस आईपीएस अदर विभागों में जाएंगे, ठीक है, अदर सेलेक्टेड होंगे, तो आप इस बात को देखेंगे, आपकी सैलरी अब क्या है, अभी तो 10,000 रुपये है, लेकिन ये तो सैलरी नहीं है, तो खर्च है। लेकिन अब क्या हो गई, आपको 90,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। अब आपका खर्चा भी ऐसे बढ़ेगा, अब आपका एक्सपेंडिचर भी ऐसी होगा। तो जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति की इनकम जनरेट होती है, बढ़ती है, तो ये ध्यान रखना आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है और सेविंग भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फाउंडेशन क्लास जब मैं लेके आऊँगा ना, वो उद्देश्य है कि जब एजुकेशन बायर सिविल सर्विस थोड़ा बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, 1000 प्लस सब्सक्राइबर कुछ ऐसा, ठीक है, लोगों को अधिक से अधिक जहाँ तक आप जोड़ेंगे तो आपको और ज़्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। फाउंडेशन क्लासेस निःशुल्क आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए आइए देखिए। और मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो एजुकेशन बायर के नाम से आप क्या है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो स्टडी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं एज ए एडुकेटर। ठीक है, तो आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है, अपने प्रभाव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लोक ऋण की चुकौती, बी बजट घाटे की वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान, सी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान, डी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सर्जन करना। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। देखिए, और मुझे विश्वास है आपने इसका करेक्ट आंसर भी दिया है।
देखिए आइए हम निकालते हैं अब क्या आपने करेक्ट दिया है या फिर गलत दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए कहता है लोक ऋण की चुकौती। नहीं सर, ये कह रहा है सर्वाधिक प्रभाव की। ये प्रभाव तो डालता है, ये प्रभाव डालता है, बेसिकली डालता है, बिल्कुल सच्चाई है ये। लोक ऋण की चुकौती बिल्कुल डालता है, लेकिन उसने पूछा है सर्वाधिक, पूछा है यहाँ पे एक शब्द बोल दिया गया है, सर्वाधिक, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा। इट्स क्लियर है नो। दूसरा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणदान। ये भी बात ठीक है, ये भी डालता है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणदान, ये भी डालता है। लेकिन आपकी स्थिति इतनी बढ़ जाए कि आपको महोदय नई मुद्रास्फीति छापनी पड़ जाए। आप दुनिया में देखोगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा विश्व का नोट छापने वाला मात्र एक देश वेनेजुएला बना है। उसने 1 करोड़ तक का नोट छाप दिया, 10-10 लाख तक के नोट छाप दिए। अगर वहाँ पर कोई एक लाइफ बॉय का साबुन लेने जा रहा है, ठीक है, लाइफ बॉय अगर कोई साबुन लेने के लिए जा रहा है स्टूडेंट्स, तो उसको एक थैला भर करके बैग में नोट लेके जाने पड़ रहे हैं। कोई टूथपेस्ट ब्रश लेके आ रहा है, कोई मार्केट से सब्जी, इतनी सब्जी नहीं ला रहा जितना नोट लेके जा रहा। मतलब कि वहाँ पर इन्फ्लेशन उस तादाद में बढ़ गई कि आप देखोगे पैसा वहाँ पर बिखर रहा है, उसको कोई ठा नहीं रहा है। वो हालत उस देश में देखने के लिए मिले दृश्य। आप चाहिए तो गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पर कुछ दृश्य आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए अब सरकार क्या कर रही है, नई मुद्राओं का सर्जन करवा रही है और घाटे को पाटने का काम कर रही है। घाटा क्यों हो रहा है सर? आप उसको खर्च कर रहे हैं, आप 2 जगह खर्च करते हैं, एक तो आप इकोनॉमी पे करते हैं, एक तो आर्थिक और एक आप देखोगे सामाजिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इकोनॉमी ग्रोथ और इकोनॉमी डेवलपमेंट पर 2 पर आप खर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलफेयर स्टेट भी है तो भारत को दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन 9th है, थोक मूल्य सूचकांक। और इस क्लासेस में जितने WPI से रिलेटेड क्वेश्चन थे ना, मैं सारे लेकर के आया हूँ और सभी कवर होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन टोटल ओवरऑल जितने WPI से क्वेश्चन बन सकते हैं 360 डिग्री एंगल से, सारे आपको करवाए जा रहे हैं। आप पेट हिचक और निश्चित होकर के पेशेंस के साथ में क्लास लीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं थोक मूल्य सूचकांक WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें, क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे। पहला स्टेटमेंट है थोक मूल्य सूचकांक WPI की नई श्रृंखला का आधार वर्ष आप देखोगे 2011-12 है। दूसरा है इसे भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा है इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं पूछा है आपसे, नोट करेक्ट पूछा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। आई होप आपने आंसर दिया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक में आधार श्रृंखला जो है इसकी क्या है, 2011-12 है। बिल्कुल सही बात है। WPI का 2011-12 है, लेकिन आप देखोगे जो CPI है उसकी अगर आप बात कर लो तो उसका 2012 है। कितना है? 2012 है। मैं एक और बात आपको बता दूं, इसका तो 2012 है CPI का, बट इसको जो निकालता है ये भी आपको पता है ना, DPIIT का एक विभाग है, इकोनॉमी एडवाइजरी ऑफिसर। ठीक है, वो इसको देते हैं जिसको, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद आप देखोगे इसे भारत में हेडलाइन स्फीति दर के रूप में भी जाना जाता है। हेडलाइन देखो स्फीति क्या होती है, टोटल ओवरऑल कितनी इन्फ्लेशन हुई है उस समग्र वस्तुओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। उसी में से एक कॉन्सेप्ट आता है कोर इन्फ्लेशन का। कोर इन्फ्लेशन में से, ठीक है, टोटल ओवरऑल वस्तु कितनी है बताइएगा, 600, कितनी वस्तुएं, 697। अब इसमें से जो प्राइमरी वस्तुएं हैं और जो एनर्जी वगैरह, फूड वगैरह, इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। मतलब ऐसी वस्तुओं को निकाल देते हैं जिनका जो बैलेंस है वो कभी हाई हो जाता है कभी नीचे, जिनके प्राइस ऐसे लैग करते रहते हैं। ठीक है, तो उनको घटा करके जो बचती हैं स्टेबल, उनका हम निकाल लेते हैं, वो कोर इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, पहला भी ठीक है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि NSO कहीं ना कहीं इसको निकालता है। कौन निकालता है? CSO इसमें सांख्यिकी कार्यालय इसमें आप देखोगे निकालता है। तो ये नहीं निकालता है महोदय, इसमें तीसरा गलत हो जाएगा। इसको निकालता है इकोनॉमी एडवाइजरी ऑफिसर, DPIIT का एक विभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो सही नहीं पूछा था। आप कहोगे जब सही नहीं पूछा तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं निकालता है। ठीक है, NSO नहीं निकालता है।
नेशनल स्टैटिस्टिक्स। आइए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा छोटा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो आइए मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ऑप्शंस इसके बाद में देख लेंगे, है कि नहीं। आइए देखिए सर, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 10वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरा एक सिद्धांत रहता है, जितने अधिक स्टेटमेंट उतना आसान क्वेश्चन, उतना इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप स्टेटमेंट में एलिमेंट मेथड लगा सकते हैं, एलिमेंट मेथड लगा सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिएगा, पहला स्टेटमेंट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई को आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक इकोनॉमी एडवाइजरी ऑफिसर। अब मेरे स्टूडेंट्स को कहेंगे सर ये तो मजाक कर दिया क्वेश्चन ने, आंसर हम देंगे, तुमसे पहले देंगे, बिल्कुल देना चाहिए। दूसरा है मौद्रिक नीति निर्धारण हेतु मुद्रास्फीति उपाय के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केवल संयुक्तता उपभोग मूल्य सूचकांक सीपीआई कॉम्बिनेटेड का प्रयोग करता है कि नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तीसरा है सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाली महंगाई भत्ते तथा मजदूरी व स्वामी के बीच मजदूरी अनुबंध का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब कि सीपीआई के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट पढ़ लिए। आइए अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है, आपसे सही पूछा जा रहा है। पहले में कह रहे हैं केवल 2 सही है, बी केवल 3 सही है, सी 2 और 3 सही है, डी केवल 1 और 2 सही है। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं, ठीक है, नहीं तो मेरे साथ बताएं, लेकिन आपको कमेंट्स में आंसर जरूर बताना। मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट्स का आंसर चेक करता हूँ, ठीक है। कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो पूरी क्लास के आंसर देते हैं, ठीक है। आइए तो देखिएगा यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, क्योंकि सीपीआई को सीएसओ नहीं निकालता है, इकोनॉमी एडवाइजरी ऑफिसर जो ईएसओ नहीं निकालता है, इकोनॉमी एडवाइजरी ऑफिसर इसको बोलते हैं, ईएओ ये नहीं निकालता है। कौन निकालता है सर? निकालता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिक जो कार्यालय है, ऑफिसर है, वो इसको निकालता है। तो पहला गलत है, पहला गलत है, तो मतलब आंसर जहाँ एक होगा ऑप्शंस में वो गलत होगा, मतलब कि डी इसका आंसर नहीं है। अब उसके बाद में आप देखोगे दूसरा कहता है कॉम्बिनेशन पर, ठीक है, कॉम्बिनेशन पर निकालता है, कॉम्बिनेटिव है, बिल्कुल ये बात सही है। तीसरा भी ठीक है, तो आंसर इसमें क्या होगा, दूसरा और तीसरा ठीक है, तो आंसर इसमें सी हो जाएगा, मतलब कि केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। आज किस पे निकाला जाता है? सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो आपका अर्बन और रूरल को दोनों को कवर करता है और कॉम्बाइंड पर वो निकालता है, कॉम्बिनेटिव पर वो निकालने का प्रयास किया, एक कॉम्बिनेशन में बना करके निकाल लेता है। आइए यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर है, क्योंकि अगर हम इसको छोटा कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बहुत छोटा हो रहा है, और मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का दिक्कत उठानी पड़े। हम ऑप्शंस बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ा पहले। आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा स्टूडेंट्स, मेरी थोड़ी तबीयत ना कोल्ड हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी अगर मेरे को ऐसा कुछ हो तो उसको मैनेज करिएगा, बट फिर भी मैं होने नहीं दूंगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, जब मुद्रास्फीति अधिक होती है, समझना, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है मतलब अधिक है। शब्द देखना जरा क्या है सर, शब्द देखो, एक्सट्रीम वर्ड यूज किया जा रहा, अधिक। यूपीएससी नहीं करता एकदम से ऐसे वर्ड। जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो रुपए की सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर मतलब NEER, इसको बोलते हैं ना, नीर बोलते हैं ऐसे। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, नीर वाला। नीर था और रीर था, मुझे याद है बड़े अच्छे से, एक नीर था और एक रीर था, ये पूछे गए थे, ठीक है। विनिमय दर, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर REER से अधिक होती है। दूसरा है उदारीकृत विनिमय दर, तंत्र प्रणाली बाजार संचालित विनिमय दर है जो आधिकारिक दर को प्रभावित करती है। तीसरा है भारत दोहरी विनिमय दर प्रणाली का अनुसरण करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर है? वीडियो को पोस्ट करें और राइट आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर देने का प्रयास किया होगा। आइए जान लेते हैं।
देखिए पहली वाली बात को अगर हम देखें, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो मुद्रास्फीति जब अधिक होती है तो उस समय जो सांकेतिक प्रभावी दर होती है, जो नीर होती है, वो क्या हो जाती है, वास्तविक प्रभावी जो रीर से क्या हो जाती है, रियल जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होती है उससे अधिक हो जाती है। ये बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो उदारीकर लिबरल जो आपकी एक्सचेंज रेट है, जो प्रणाली है, वो एक तरीके से बाजार पर संचालित आप देखोगे मार्केट वेज, ठीक है, एक्सचेंज रेट को आधिकारिक दर से प्रभावित करने का प्रयास करता है। ये भी बात एकदम ठीक हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट, भारत दोहरी विनिमय दर प्रणाली को, बिल्कुल ये बात भी एकदम करेक्ट है। हम दोहरी विनिमय दर प्रणाली को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई दोहराग्रह भी नहीं है, ठीक है। एक तो होती है हमारी बाजार जिसको स्वचालित बोलते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखोगे एक होती है जो घरेलू आर्थिक स्थिति पर देखी जाती है। एक तो ग्लोबली है और एक वैसी है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं बाबा, ठीक है। तो आपके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे बच्चे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बहन भाइयों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर से देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन है। अब देखो है कि नहीं बताओ, बड़ा क्वेश्चन है। अब बताओ इतना छोटा करके तब आपको दिख रहा है फुल स्क्रीन पर, लेकिन आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, और मैं नहीं चाहता हूँ मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट्स, कोई भी मेरा बहन भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम। भाई स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, ऑप्शन देखो स्टेटमेंट्स हम करेक्ट कर देंगे यहीं से, तो आंसर हम खुद बना देंगे, ऑप्शन है कि नहीं, हम बनाते हैं कई बार। आइए देखिए कैसे बनाते हैं, आइए उसको भी जान लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जरा क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा है, सही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला है, उत्पाद के जीवन चक्र वक्र में ऋणात्मक लाभ दर्शाने वाले एक्स अक्ष के नीचे का भाग उत्पादन विकास चरण को आरंभ चरण होता है। दूसरा है, उत्पाद के जीवन चक्र वक्र में ह्रास चरण के दौरान विक्रय में कम वृद्धि दर होती है, क्योंकि अनेक कंपनियां एक ही बाजार में भागीदारी होती हैं। तीसरा है, संतुलन की स्थिति में समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, और सरकार की विस्तारवादी नीतियों के कारण समग्र मांग वक्र का ऊर्ध्वाधर दर स्थानांतरण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण होता है। चौथा है आपका, एक उपभोक्ता को तब संतुलन की स्थिति कहा जाता है जब वह एक दिए गए आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करने में सक्षम होता है। कूट दे के रखें स्टूडेंट्स, केवल 1, 2 और 3 बी, 2 और 3 सी, 1 और 3 डी, 1, 2 और 3 4। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है ये बात एकदम ठीक है कि सर आप देखोगे जीवन चक्र जो ऋणात्मक लाभ दर्शाने वाले एक्स की क्या है, नीचे का भाग उत्पादक विकास चरण में क्या करता है, आरंभिक चरण के रूप में दर्शाता है। ये बात एकदम करेक्ट हो जाती है। दूसरा भी सही है कि उत्पाद जीवन चक्र में जब ह्रास चरण के दौरान क्या हो जाता है, विक्रय क्रम में क्या हो जाती है, वृद्धि दर होती है, क्योंकि कंपनियां क्या करती है, एक ही बाजार की भागीदारी करती है, वो ज़्यादा पे नहीं जाती है, वो फर्स्ट मार्केट अब ग्लोबल या स्वचालित मार्केट पर। तीसरा भी ठीक है, और उसके साथ साथ आप देखोगे चौथा भी ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता तब संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। कब होगा, आप उपभोक्ता हैं, आप कंज्यूमर हैं, कब होगे, जब दिए गए आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। आप संतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। आपके पास में जो 10,000 रुपये हैं, उन 10,000 रुपये में अगर आप जो चाहें वो अपनी इच्छाओं से आपूर्ति कर सकते हैं। आपको जो लगता है 10,000 में मिल सकती है मार्केट में, ठीक है। तो ये बात एकदम ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मतलब कि इसमें चारों ठीक हैं, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आइए उसको जानते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहे हैं आपसे। क्वेश्चन है आपका, व्यापार चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में पूछ रहा है, व्यापार चक्र, मार्केट, ट्रेड साइकिल, ये ऐसे चलती है ट्रेड साइकिल। इतने चित्र बनाता हूँ स्टूडेंट्स में, क्लासेस में इतने चित्र बनाता हूँ बहुत, ठीक है। आइए देखिए, व्यापार चक्र की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है, आर्थिक शिथिलता का चरण अत्यंत
कम शकल मांग की उपस्थिति का परिचायक है, जिसके फलस्वरूप क्रियाविधियों में कमी, अल्प महंगाई, रोजगार के अवसर में कमी व नौकरियों में छंटनी जैसी स्थिति आती है। बी है पुनरुत्थान चरण में मांग की वृद्धि, तदुपरांत उत्पादन वृद्धि प्रमुख विशेषता, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं तथा मुद्रास्फीति बढ़ती है। तीसरा है सी, बूम चरण मांग में तेजी तथा लंबे समय तक वृद्धि उच्च उत्पादन स्तर पर निम्न मुद्रास्फीति द्वारा निर्धारित किया जाता है। डी, मंदी चरण कुछ हद तक मृदु आर्थिक शिथिलता का चरण है। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। आपसे पूछा क्या गया है ये भी ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में डूब जाओ, गलत पूछा गया है, ठीक है। अब आपने बताया होगा, देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी एकदम ठीक है, क्योंकि पुनर्चक्रण में मांग में ये सारी चीज़ें होती हैं कि उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, रोजगार अवसर उत्पन्न होते हैं, ये बात ठीक है, और मुद्रास्फीति बढ़ती है। क्योंकि जब आपका देखो उत्पादन कब बढ़ती है, जब आपकी डिमांड होगी, डिमांड कब बढ़ेगी, तब आपके पैसा होगा, पैसा होगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन होगी ना, है कि नहीं। तो ये चीज़ें तो है, लेकिन ये इसमें डी सी जो है गलत है, क्योंकि बूम चरण मांग में तेजी तथा लंबे समय तक वृद्धि उच्च उत्पादन स्तर और निम्न मुद्रास्फीति द्वारा, नहीं 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 नहीं, जब भी मार्केट के अंदर तेजी से डिमांड बढ़ती है, समझना, जब भी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में किसी वस्तु की, ये ध्यान रखना है बस, जब भी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में ज़्यादा, तो ध्यान रखना जिसकी डिमांड बढ़ रही है उसके प्राइस हाई हो जाएंगे। हाई मतलब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे अभी विश्व भर में आईफोन, मैं देखता हूँ इंस्टा पे कई स्टूडेंट्स स्टोरी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास में भी ऐसे हैं, देखता हूँ मेरे ही विद्यार्थी हैं, तो वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है, ब्लॉगर भी हैं, और उसके साथ साथ आप देखोगे वो आईफोन को यूज करते हैं। तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं, कई ऐसी पिक्चर वो बनाते हैं, ठीक है, वीडियो। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। जब भी मान लीजिए डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो समझ रहे हो आप, पैसा आ चुका है मार्केट में और इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, ठीक है। चलिए, उसको कंट्रोल दोनों करते हैं भाई, सरकार और आपकी बैंक, आरबीआई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा, कब होगा सर, जरा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम। बी, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक। सी, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य से प्रतिशत परिवर्तन के समान। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, वीडियो को पोस्ट करके बता सकते हैं। आइए, कह रहे हैं कि वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा में कब होगा, विपरीत केवल तभी होगा जब, अगर आप देखोगे बी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, पहला वाला गलत है कि प्रतिशत परिवर्तन में, नहीं सर, ये कम होता है, नहीं कम नहीं होता है। ये है कि मात्रा में जब भी प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, अगर अधिक हो जाएगा तो समझ लीजिएगा मूल्य परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वस्तुओं के व्यय में मूल्य परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। इसमें सी भी गलत है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन आई होप आपने पढ़ा होगा। आइए जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या कह रहे हैं, अपस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक है अपस्फीति और एक है मुद्रास्फीति। देखो, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डी इन्फ्लेशन। इनको जो इंग्लिश है, डी इन्फ्लेशन मतलब होता है विपरीत की स्थिति, मतलब कि मार्केट में पैसा बढ़ नहीं रहा है सर, जो अपस्फीति होगा तो मार्केट के अंदर जो मनी है ना वो कम हो गई है, और इन्फ्लेशन कहता है कि मार्केट में जो मनी है वो बढ़ गई है कि नहीं, दोनों में अंतर है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन ए कहता है अपस्फीतिकारी अंतराल कम मांग के आकार को दर्शाता है। बी, मुद्रास्फीतिकारी अंतराल अधिक मांग के आकार को दर्शाता है। सी, अपस्फीतिकारी अंतराल के कारण आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। डी, निवेश मांग में कमी के कारण अपस्फीतिकारी अंतराल होता है। बताइएगा करेक्ट आंसर। ये कह रहे हैं कि सर सही नहीं पूछ रहा आपसे, ध्यान रखना, ये आपका आंसर है, याद रखना, आंसर ये है सही नहीं। आपने पता चला सही भर दिया उसमें तो गलत हो जाओगा, ठीक है।
या आपसे गलत पूछ रहा है तो गलत बताइएगा। देखिए इसमें स्टेटमेंट अगर आप पहला पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अविस्फीति जब देखो मार्केट के अंदर पैसा नहीं होगा, मांग नहीं होगी, ठीक है, अविस्फीति होगी, डिमांड पैसा ही नहीं होगा तो मांग हमेशा कम होगी। आपकी जेब से पैसे निकाल लूँ, 10,000 रुपये जो डाले मैंने अभी, लाइए मुझे, तो कैसे आप कुछ वस्तु ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, ठीक है। और मुद्रास्फीति के अंतराल में जब होता है तो अब ज़्यादा हमने दे दिए तो मांग आप करोगे, ये भी ठीक है पहला वाला, और भी ठीक है, एक भी ठीक है। लेकिन सी को आप पढ़े, सी कह रहा है अविस्फीतिकारी अंतराल के कारण। अरे भाई मार्केट में ऑलरेडी पैसा कम है, पैसा कम है, डिमांड नहीं हो रही, डिमांड नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार कैसा? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता तो रोजगार कैसा? तो रोजगार और मूल्य स्तर में वृद्धि कहाँ से हो जाएगी जब डिमांड ही नहीं तो यही क्या है आपका गलत है। जबकि निवेश मांग में कमी के कारण अविस्फीतिकारी अंतराल होता है, ये बात भी ठीक है। आपसे पूछा था गलत महोदय, तो आप कहोगे सी इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा, क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। सामान्य तौर पर उच्च मुद्रा स्फीति अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालती है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग इस विपरीत प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा? मतलब कौन सा वर्ग है जो मुद्रास्फीति से क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए है ऐसे लोग जिनकी आय निश्चित आय होती है। बी वह व्यक्ति जिनने दीर्घ अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर उधार लिया है, ऋणदाता जिसने उधार दिया है। सी है वह व्यक्ति जिसने दीर्घ अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर ऋण लिया है, कर्जदार। मतलब मैंने आपसे 10 रुपये ले लिए, मैं उनका कर्जदार हूँ। जब भी आप में से कोई भी मुझे मिलेगा, और मैं गिफ्ट रखूँगा, अभी नहीं, थोड़ा टाइम आने पे मैं अपने जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे और मैं उनको कुछ गिफ्ट ज़रूर ऑफ़र करूँगा, ठीक है। अभी नहीं, टाइम आने पे ये आवश्यक है। जैसे ही ये परिवार विस्तार देगा, ठीक है, हम जैसे ही और ज़्यादा बढ़ेगा तो हम उसके हिसाब से गिफ्ट शो करेंगे आवश्यक रूप से। उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? आपसे पूछा जा रहा है सही, प्रभावित नहीं करता है, किसको प्रभावित नहीं करता है सर? मैं बता चुका हूँ इसका आंसर पहले। अब इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। मैंने इसका आंसर आपको पहले भी बता दिया और समझा भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का मैं वेट करूंगा, देखता हूं कितने स्टूडेंट्स 20 का आंसर देते हैं करेक्ट, ठीक है। फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है। आइए इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके भी पढ़िएगा क्वेश्चन को 1-2 बार। अगर गलत दे दिया नहीं तो फिर समझ लेना, आपकी क्लास लगाऊंगा फिर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है सर। पहला, किसानों और निवेशकों पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखो फिर से अभी क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। दूसरा है ऋणदाता, मतलब कि लेनदार, क्रय प्राप्तकर्ता और पेंशन भोगियों पर मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सत्य है? मतलब क्या पूछा है आपसे, सत्य पूछा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि किसानों और निवेशकों पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महोदय अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया और इसको ऑब्जर्व कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप इसका आंसर करेक्ट देंगे या गलत देंगे। देखिए मतलब कि ये हुआ जो किसान हैं, अब मान लीजिए किसानों को क्या करना है सर, अपनी फसल बेचनी है। भाई उसकी लागत अधिक हो गई तो फसल महंगी बेचेगा, क्लियर है कि नहीं? निवेशकों पर, बिल्कुल निवेशकों पर भी, निवेश तब वो करेंगे उस सेक्टर में करेंगे जहाँ पर उसको प्रॉफिट हो सके, ये बात भी एकदम ठीक है। तो इन पर क्या है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब इन्फ्लेशन होती है ना तो ध्यान रखना मार्केट के अंदर डिमांड होती है, और जब डिमांड होती है किसकी, वस्तुओं और सेवाओं की, तो उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन एफडीआई एफपीआई बहुत अधिक मात्रा में आता है और लाभ कमा के निकलता है सर, क्योंकि पैसा लगाएंगे और फिर निकालेंगे। ये बात एकदम क्या है आपकी करेक्ट हो जाती है पहले। दूसरा है ऋणदाता, लेनदार, किराया प्राप्तकर्ता और पेंशन भोगियों पर मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बात एकदम करेक्ट है। जो ऋणदाता है ना, जिसने ऋण दिया है सर,
वो चाहता है कि भविष्य में मैं ब्याज कमा लूँ, लाभ कमा लूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया, जो आज 1000 की कीमत है, आज जो वैल्यू 1000 की आप समझ रहे हैं ना मार्केट के अंदर, क्या आप ये कह सकते हैं कि 2025-26 में वो वैल्यू होगी? नहीं ना, नहीं होगी स्टूडेंट्स। आप कहोगे कि सर महंगाई बढ़ने पे कहाँ से, आज 1000 रुपये में कुछ नहीं होता। आज से 2, 4, 5, 10 साल पहले 1000 में बहुत कुछ होता था, कुछ लगता था, लेकिन अब तो नोट ही नहीं है, अब तो बंद कर दिया। तो ये बात एकदम क्या है, आप देखोगे दोनों बातें ठीक हो जाती हैं, मतलब कि कहेंगे सत्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही बातें, स्टेटमेंट सही हैं। आइए अगली बात की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर, ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस इसके बाद में देख लेंगे, पहले स्टेटमेंट समझते हैं, क्वेश्चन को जानते हैं। देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या नहीं, क्या खोया और क्या पाए वाली स्थिति में हम चल रहे हैं, और इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, क्वेश्चन आप पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प मुद्रास्फीति के सूचकांक के साथ तो उनकी संस्था का सही मिलान प्रस्तुत करता है। मतलब मैच द फॉलोइंग है, मुद्रास्फीति सूचकांक दे के रखा है और इधर संस्था दे के रखा है। WPI थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कह रहे हैं वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय और औद्योगिक श्रमिकों के लिए। फिर उसके बाद है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो आपके रूरल वर्कर हैं उनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण श्रमिकों के लिए। अब बताइएगा, ये कह रहे हैं कूट दे के रखे हैं, केवल एक, बी केवल दो, एक और दो, सी 1, 2 और 3 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सर, पहला जो स्टेटमेंट आप अगर पढ़ रहे हैं तो शायद मुझे लगता है कि आपको बड़े अच्छे से आंसर मिल जाएगा। पहला वाला जो है, ये WPI जो निकालता है, मैंने आप कई बार बताया है, इकोनॉमी एडवाइजरी ऑफिसर निकालता है, जो कि किसका है, जो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय श्रमिकों का, उसके तहत आता है, ठीक है। तो इकोनॉमी एडवाइजरी ऑफिसर आता है, तो पहला वाला गलत है। यहाँ पर तो कंज्यूमर, आप देखोगे उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, नहीं नहीं नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं, ये तो गलत है सर, तो पहले ही गलत हो गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आप देखोगे CPI कौन निकालता है, NSO निकालता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, क्योंकि ये निकालता है कौन, वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय, और आप देखोगे ये आता है CPI WI पर, ठीक है। और इसको लेबर ब्यूरो निकालता है, ये ध्यान में रखना, कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो निकालता है, ये ध्यान में रखना। तो इसमें तीनों ही गलत हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैच खाता हो, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट्स क्लियर या नो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल और मेरी वॉइस ऑडिबल हो रही है। क्वेश्चन आपका 24, ये कह रहे हैं सरकार अभिस्फीति मतलब डिफ्लेशन की स्थिति में मांग को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की सहायता हेतु सामान्य निम्नलिखित में से कौन सी नीतिगत कदम उठाएगी। मतलब कि भारत सरकार को, जैसे आप एक अज्यूम करो, जब कोविड पैंडेमिक का दौर था, कोविड था, ठीक है, COVID-19 था, तो उस समय आप देखोगे लॉकडाउन था, तो कोई ऐसे सेक्टर नहीं चल रहे थे इकोनॉमी के, तो उसमें बूस्ट करना था। तो भारत सरकार क्या लेकर के आई, किसानों को लेकर के, भाई 2000 रुपये दो, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दो, स्कीम लेकर के आओ, ताकि डिमांड जनरेट हो सके, पैसा बांटो। कई चीज़ें वहाँ पर आ रही थी, द हिंदू में एडिटोरियल आ रहे थे। तो डिफ्लेशन में क्या है ये देखते हैं। मतलब कि मार्केट के अंदर इकोनॉमी सेक्टर बिल्कुल अपना गिर चुका है, गर्त में जा चुका है, उसको बाहर लाना है, मार्केट में लाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ जनता के पास जो पैसा था, मार्केट में सर्कुलेशन मनी का लगना है। तो क्या करेगी, पहला है नीतिगत कदम उठाएगी। क्या क्या कदम उठाएगी बताना है। 4 स्टेटमेंट है। पहला, राजकोषीय वृद्धि के प्रयास को बढ़ावा देना। दूसरा, सरकारी व्यय को बढ़ाना। तीसरा, प्रत्यक्ष करों में कटौती के साथ ब्याज दरों को घटाना। प्रत्यक्ष करों में कटौती और ब्याज दरों को घटाना। तीसरा, वेतन बढ़ाना। अब ये कह रहे हैं नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 2, 3 और 4, सी
1, 2 और 3 डी, 1, 2, 3 और 4। बताइएगा वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें एलिमेंट मेथड इतना अच्छा लगेगा, आप अगर सही से देखोगे तो बहुत अच्छा एलिमेंट मेथड इसमें लग जाएगा। देखिए पहला है राजकोषीय वृद्धि के प्रयास को बढ़ाना। सर अगर राजकोषीय वृद्धि आपने बढ़ा दी, अगर आपने ये वृद्धि बढ़ा दी तो समझ रहे हैं आप इकोनॉमी को बढ़ा नहीं रहे, फिर आप कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। मतलब कि ए आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है और डी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बचा? आंसर आपका बी बचा, 2 और 3। क्यों? क्योंकि सरकारी व्यय को बढ़ाओ, सरकार विभिन्न प्रकार की वेलफेयर स्कीम लेकर के आएगी, है कि नहीं? फ्री में निःशुल्क कई चीज़ें देगी, पैसा थमड़ाएगी, स्कॉलरशिप देगी। सी ठीक है, प्रत्यक्ष करों में कटौती कर दो भाई, आप टैक्स कम लो लोगों से और उनकी क्या कर दो, ब्याज दरों को घटा दो। जो रेंट पर आपको लोन मिलता है ना, है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट, बैंक से लोन लेते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट लगता है, उसको कम कर दो। उसके साथ साथ वेतन बढ़ा दो भाई लोगों का, ताकि वो डिमांड जनरेट कर सके। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए, नीचे स्टेटमेंट देके रखे हैं कूट, मतलब कि विकल्प, और ऊपर क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और विकल्प बाद में देखेंगे। आइए देखिए, यह है 25वां क्वेश्चन। प्राय ऐसा माना जाता है एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही कथन, मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन बेसिक पर पूछा गया है। देख लो अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए इन्फ्लेशन से, वो एकदम बेस से क्वेश्चन है। मतलब कि आपको इन्फ्लेशन का बेस पता होना चाहिए, डिमांड टू सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, ये आपको अगर पता होगा ना तो आप आसानी से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखिए, पहला स्टेटमेंट है मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। बिल्कुल, जब डिमांड बढ़ती है तो उत्पादक वर्ग खुश होता है। दूसरा है ऋणी वर्ग को हानि होती है क्योंकि मुद्रास्फीति की वजह से उन्हें अधिक भुगतान करना पड़ता है। तीसरा, कोर इन्फ्लेशन की गणना में आरबीआई द्वारा इस प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिसमें उच्चावच अधिक होता है। अभी समझाएं ये सारे कॉन्सेप्ट में, पहला भी समझा दिया हूँ, दूसरा भी समझा दूँ, तीसरा मैं समझा दिया हूँ स्टूडेंट्स आपको क्लास में। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी वे में, जो टीचर आपसे एक मोटी रकम लेता है तब समझाता है, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिए इजी वे में और बड़े सरल वे में। आइए कूट देख लेते हैं हम। केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सर, आइए एक एक करके बात करते हैं। ये कह रहे हैं निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में पहला कह रहा है मुद्रास्फीति के उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। बिल्कुल, अब देखो कैसे इस स्टेटमेंट को आप सेटिस्फाई कैसे कर देता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है एक्स, ठीक है, जो क्या करती है, आपका आईफोन बनाती है। एप्पल आपकी कंपनी है, आप उसके सीईओ हैं, ठीक है। मान लीजिए आप उसके क्या हैं, फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं, आप ही हैं सर, वही उसको आपको देखते हैं, आप ही चलाते हैं, ठीक है। एप्पल आपकी कंपनी है। अब मुझे बताइएगा, अगर उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो आप उसका उत्पादन कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे? ज़्यादा करेंगे। डिमांड बढ़ेगी, उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोगों तक जाएगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो बात क्या होगी, सही होगी। दूसरा कह रहा है ऋणी वर्ग को हानि होती है क्योंकि मुद्रास्फीति की वजह से उसे अधिक भुगतान करना पड़ता है। नहीं बाबा, अगर उसने कहा कि 10% की ब्याज दर पर है और 1000 रुपये आपसे लिया है तो वो 1100 रुपये ही देगा, वो ज़्यादा नहीं देगा। जबकि जो ऋणदाता है उसको घाटा होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कोर इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था कि उसमें जो उच्चावच अधिक करने वाली वस्तुएं होती हैं, 697 वस्तुएं, याद कीजिएगा, 600 जो 97 वस्तुएं हैं उसमें से उन वस्तुओं को घटा दिया जाता है। जैसे कि आप देखोगे एनर्जी, आप देखोगे फूड, क्योंकि इनके जो प्राइस हैं वो बड़े लैक करते हैं, एकदम से मार्केट में उछाल हो जाता है। ओटीपी पढ़े हैं कि नहीं? ओटीपी बोले तो क्या, ओनियन, टमाटो और पोटैटो, ओटीपी पढ़ते हो कि नहीं बच्चे? तो इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। और जब आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, ये कह रहे हैं सही कौन सा है कथन, सही। तो आइए सही देखते हैं। तो केवल इसमें आप देखोगे प्यारे बच्चे, ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। 27वां क्वेश्चन देखिए क्या है। थोक मूल्य सूचकांक में इनमें से क्या शामिल है? आपको बता रहे हैं कि WPI में क्या क्या शामिल है। स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन याद है आपको, जो मैं बता रहा था, 22%, 14% आपको बताया था, 64.23% बताया था, याद होगा आई थिंक।
वही क्वेश्चन है। पहला है प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा है ईंधन और ऊर्जा, तीसरा है विनिर्माण उत्पाद और चौथा है सेवाएं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है आपसे WPI के बारे में, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और उसमें ध्यान रखना एक ही है इसमें जो आंसर बता दोगे आप। आइए जानते हैं इसका आंसर कैसे होगा और क्या होगा। देखिए इसमें प्राथमिक वस्तुएं, ऊर्जा भी है और विनिर्माण भी। याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था 22 कुछ है और 14% है, और समथिंग आप देखोगे आपका 64.23% है विनिर्माण। लेकिन इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। ये केवल आप देखोगे गुड्स को शामिल करता है, ये वस्तुओं को शामिल करता है। कभी भी ध्यान रखना WPI जो है, ठीक है, CPI सर्विस और दोनों को कवर करता है, ठीक है, गुड्स को। तो जहाँ 4 है वो आंसर नहीं होगा, मतलब कि ये नहीं है, और आंसर सी और डी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मतलब कि 1, 2 और 3 इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। बाहर मैंने पहले बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं समय ना गवाते हुए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हों तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिक्लफलेशन, बी स्टेगफ्लेशन, सी वेलगाम मुद्रास्फीति बेलगाम, डी गैलोपिंग मुद्रास्फीति। बड़े अच्छे अच्छे टर्म हैं। बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जब मुद्रास्फीति भी बहुत बढ़ गई हो और बेरोजगारी भी दोनों हो रही हो, आज भारत की स्थिति लगभग लगभग यही स्थिति बनी बैठी है। बेरोजगार भी भारत में ठीक ठाक हैं और मुद्रास्फीति भी ठीक ठाक है। OTP का प्राइस भी ठीक ठाक बढ़ गया है और बेरोजगारी भी ठीक ठीक बढ़ गई है। तो इसका जो राइट आंसर है उसको बोलते हैं स्टेगफ्लेशन। क्या बोलते हैं, स्टेगफ्लेशन होता है। ध्यान रखना जब इन्फ्लेशन के साथ में बेरोजगारी दर बढ़ जाती है तो उसको इन्फ्लेशन, आप स्टेगफ्लेशन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, मुद्रास्फीति से ऋणदाताओं को नुकसान होता है जबकि ऋणधारियों को लाभ होता है। दूसरा है, बढ़ती मुद्रास्फीति समग्र मांग के कम होने का संकेत देती है। उपयुक्त कथनों पर कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। आई होप आपने राइट आंसर बताया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ये कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति से ऋणदाताओं को नुकसान होता है और ऋणधारियों को लाभ होता है। बात एकदम करेक्ट है कि नहीं भाई। समझाने की तो कोई इसमें गुंजाइश है नहीं, बता चुका हूँ पहले ही, तो अब क्या समझाऊँ इसमें। दूसरा है, बढ़ती मुद्रास्फीति समग्र मांग के कम होने का संकेत। भाई जरा मुझे एक बताओ मेरे प्यारे लाल और लालियों, छोटे बड़े बहन और भाइयों, कि जब इन्फ्लेशन होती है तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है कि कम होती है। डिमांड बढ़ती है, और ये कह रहे हैं कम, संकेत देता है समग्र मांग का। तो क्या है आपका दूसरा गलत है। तो आंसर सी नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। राइट आंसर ए है और सही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सर क्वेश्चन क्या है, जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI को आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्यारे स्टूडेंट्स बच्चे, ये हम कवर करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नंबर इसका चेंजेस हो गया है बट क्वेश्चन स्टेटमेंट वही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट था। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि फिलिप्स वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, ठीक है। फिलिप, जो आपका फिलिप्स वक्र है उसके बारे में, वक्र के बारे में पूछ रहे हैं। 2 स्टेटमेंट है। पहला, इसके अनुसार मुद्रास्फीति की उच्च दर के फलस्वरूप बेरोजगारी दर भी उच्च होती है। दूसरा है, यह वक्र मुद्रास्फीति जन्य मंदी की स्थितियों को उचित सिद्ध करने में विफल रहा है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर, करेक्ट आंसर बताने का इसका प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है।
आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए जान लेते हैं इसके स्टेटमेंट के अनुसार कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये कह रहे हैं कि फिलिप्स जो कब आपने देखा होगा, आई थिंक जब रिवीजन आप करते हैं या बुक आप पढ़ते हैं, दृष्टि की आती है क्विक रिवीजन, वो भी आप पढ़ते हैं, जो भी किताब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में बाकायदे ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, और ये ऐसे दर्शाता है, ऐसे दर्शाता है ऐसे, ठीक है, ये इन्फ्लेशन की रेट को दर्शाता है, कम हो रही है तो इधर बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट समझते हैं, ये कह रहे हैं कि इसके अनुसार मुद्रास्फीति की उच्च दर के फलस्वरूप बेरोजगारी दर भी उच्च होती है। नहीं, जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी दर क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है, मतलब कि कम हो जाती है। तो क्या है कि आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है यह वक्र मुद्रास्फीति जन्य मंदी की स्थितियों को उचित सिद्ध करने में विफल रहा है। आज के समय में, वर्तमान समय में आप देखोगे तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे ये स्टेटमेंट में कह रहे हैं, क्योंकि ये कहता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये कहता है बेरोजगारी दर कम हो जाती है। इसका कहना ये है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाती है, बेरोजगारी दर जो है, बेरोजगारी जो दर है वो कम हो जाती है और इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। लेकिन आज तो स्टैग इन्फ्लेशन की स्थिति है कि इन्फ्लेशन भी आज आपकी बढ़ रही है। क्या हो रहा है बच्चे, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। पढ़ा लिखा युवा व्यक्ति भी बेरोजगार बना घूम रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक हो जाता है, सॉरी हाँ पहला गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो जाता है, मतलब कि 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला है स्टेटमेंट, कूदती हुई मुद्रास्फीति बेहद उच्च मुद्रास्फीति होती है जो 2 या 3 अंकों तक की सीमा में चलती है। कूदती हुई मुद्रास्फीति, एक होती है रेंगती हुई, फिर कूदती हुई, फिर दौड़ती हुई, ठीक है। दूसरा है मुद्रास्फीति की निम्न दर तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग समान स्तर पर रहती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा वीडियो को पॉज करके। देखिए आपसे पूछा गया, मुद्रास्फीति पर क्वेश्चन क्लास चल रही है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहे हैं कि कूदती हुई मुद्रास्फीति बेहद उच्च मुद्रास्फीति होती है। बिल्कुल सही बात है। एक होती है रेंगती हुई मुद्रास्फीति और एक होती है आपकी कूदती हुई मुद्रास्फीति। यह आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। देखिए सर, जब आप कहते हैं कूदती हुई हो, रेंगती हुई हो, ये मुद्रास्फीति की आप बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम ठीक है। रेंगती हुई जैसे आप मान लीजिए 2 अंकों की है, कूदती हुई में 3 अंकों की है, दौड़ती हुई में 4 अंकों की है, तो ऐसे कहते हैं। उसके बाद 4 अंक मतलब क्या है, जैसे 1 अंक की है, 1 अंक की, ये मुद्रास्फीति है, ठीक है। 1 से 2 अंक, जैसे 9 तक है तो 1 अंक चल रहा है। बट जैसे ही ये हो गया 10, 11, तो ये हो गया 2 अंकों की। जैसे हो गया 1, 2, 3, ये 3 अंकों की हो गया। फिर हो गया 4 की, मान लीजिए 4 की कहते हैं हम, 1, 2, 3, 4, ये 4 अंकों की, फिर आगे पूछ बढ़ जाए ऐसे, समझ रहे कहाँ होगी। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है कि मुद्रास्फीति की निम्न दर तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है और मांग समान स्तर पर रहती है। ये गलत है, मांग समान स्तर पर नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आइए क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब आप देखोगे सीपीआई, निम्नलिखित में से किन रूपों में प्रयोग किया जाता है? सीपीआई के बारे में पूछ रहे हैं, किन रूपों में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर, पहला स्टेटमेंट है मुद्रास्फीति के एक व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में। दूसरा है मूल्य स्थिरता की निगरानी हेतु एक उपकरण के रूप में। तीसरा है राष्ट्रीय खातों को अपस्फीति कारक के रूप में। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, करेक्ट आंसर बताने का इसका प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आइए जान लेते हैं इसके राइट आंसर के बारे में। मतलब कि अगर आप देखोगे, पहला स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं कि मुद्रास्फीति एक व्यापक आर्थिक बिल्कुल संकेतक के रूप में काम करता है, मूल्य स्थिरता की निगरानी भी करता है और राष्ट्रीय खातों के अपस्फीति कारक के रूप में भी काम करता है। मतलब कि तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसका आंसर आपसे पूछा जाएगा क्योंकि मैं फिलिप्स वक्र के बारे में आपको बता चुका हूँ। फिलिप्स वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा फिलिप्स वक्र की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी। दूसरा, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तीसरा, फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा ये कथन सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। इसमें कुछ नहीं है महोदय, एक हिंट्स है, अगर आपने वो जज कर लिया तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी। क्यों होगा? क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री नहीं है सर, ये कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो ये याद में रखना है। तो पहला आपका गलत है, दूसरा सही है, तीसरा ठीक है। ये तो इसमें व्युत्क्रमानी संबंध है और इसके बारे में संबंध बेरोजगारी और इन्फ्लेशन। अभी मैं पीछे पढ़ के आ रहा हूँ, आपको बता के आ रहा हूँ, डिस्कस करके आ रहे हैं हम। ठीक है, चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूँ बच्चे। सॉरी। क्वेश्चन है आपका, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर मापते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसे निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा संकुचन, बी विमुद्रीकरण, सी मुद्रा अवमूल्यन और डी मुद्रास्फीति। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि कागजी मुद्रा छापकर घाटे को पाटते हैं सर कब? जब घाटे की वित्तीय स्थिति में जब राजस्व में अंतर अतिरिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, है कि नहीं? क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रास्फीति। आइए अगला क्वेश्चन। मुद्रा का संकुचन क्यों होगा भाई? एक बच्चा कह रहा है मुद्रा का संकुचन होगा, क्यों होगा भाई बताओ? चलिए इसको नहीं ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, प्रभाव आपसे पूछा गया है, प्रभाव भी आपसे पूछा गया है और मैंने पहले भी आपको बता दिया किस पर इसका लाभ होता है, किसको इसका नुकसान। दो स्टेटमेंट है। पहला, मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्पादक लाभ की स्थिति में रहता है जबकि उपभोक्ता को हानि उठानी पड़ती है। ये बात एकदम सही हो जाती है। दूसरा है, मुद्रास्फीति की स्थिति में ऋणी को हानि होती है जबकि ऋणदाता को लाभ होता है। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा गाइस, और इसका आंसर भी आप बताओगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए और मैं आपको ये चीज़ें बता चुका। तो कमेंट्स करके इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है? 39। कमेंट्स इसका आंसर मुझे चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 40वां, निम्नलिखित में से कौन कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर निकालता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी श्रम ब्यूरो और डी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं। सभी का जो आप देखोगे, चाहे वो एग्रीकल्चर लेबर हो, चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर हो, ठीक है, इन सब का चाहे कंबाइंड हो, ठीक है, तो इन सब का जो निकालने का, रूरल वर्कर हो, अर्बन वर्कर हो, तो उन सब का जो निकालता है वो कौन निकालता है? श्रम ब्यूरो निकालता है। इसका जो बेस ईयर्स रखा गया और ये पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा है 2022 में, 22 में और 23 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इन्फ्लेशन से घुमा के क्वेश्चन पूछे। तो ध्यान रखना, इसका लगभग 1900 आई थिंक, अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो 1987 है समथिंग। हाँ, इसका बेस ईयर्स क्या है? 1987 ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह माय गॉड, आई होप आपको चीजें पूर्ण रूप से विजिबल हो रही हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला,
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक, मतलब आप देखोगे इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के वास्केट में 260 मंदे शामिल होती हैं और इसका आधार जो वर्ष है वो 2001 हो। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक की गणना वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह शेष सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि सर जो आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और उसके जो आपके एग्रीकल्चर वर्कर लेबर होती है उसके बास्केट में 260 बंदे होती हैं और बेस ईयर्स उसका 2001 रखा गया। आप बताइएगा सीपीआई का बेस ईयर्स क्या है? सीपीआई का बेस ईयर्स क्या प्यारे बच्चे? सीपीआई का बेस वर्ष है आप देखोगे 2012। स्टार्टिंग की याद है पॉइंट कुछ? मैंने आपको शुरू में बता दी थी ये चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है और आते हैं बेस ईयर से डिफरेंट टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक की गणना वाणिज्यिक मंत्रालय। अरे भाई वाणिज्यिक मंत्रालय क्यों करेगा? एनएसओ करता है प्यारे बच्चे, एनएसओ करता है, ठीक है। और अगर उपभोक्ता सूचकांक की बात करता है वाणिज्यिक मंत्रालय तो श्रम ब्यूरो आता है, लेबर ब्यूरो आता है, जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे आंसर मार के आ रहा हूँ। तो इसमें दोनों गलत है, पहला भी और दूसरा भी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका आवास मूल्य सूचकांक। ये निकाला जाता है, आप देखोगे एक बैंक बनी हुई है, अभी बताएंगे उसका इतिहास पूरा। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि विभिन्न शहरों में एवं विभिन्न समायों में आवासीय परिसंपत्तियों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को आप देखोगे रेजिडेंस का आकलन किया जाता है, ठीक है। नेशनल हाउस बैंक इसको कहते हैं, नेशनल हाउस बैंक। दूसरा स्टेटमेंट है इस सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह शेष सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताने का प्रयास किया होगा। चलिए इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा और कैसे निकालेंगे। देखिए सर पहला जो कह रहे हैं कि विभिन्न शहरों में, स्टेटमेंट पहले में विभिन्न शहरों में समायो आवासीय परिसंपत्तियों की कीमत होने वाले उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है, ये बात एकदम ठीक है और नेशनल हाउस बैंक है। पहले क्या होता था, ये जो 2000 अगर आप देखोगे 2018 से पहले ये आरबीआई के अंडर में रहा करता था, मतलब आरबीआई इसका इंडेक्स जारी करता था। परंतु 2018 के बाद आज इसका जो इंडेक्स जारी करती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जारी करती है, ठीक है, इस इंडेक्स को। और लगभग इसमें 100 सिटी, कितनी है? 100 सिटीज़ इसके अंदर शामिल की गई हैं, ठीक है, 100 सिटी हैं। तो ये निकाला जाता है, ये बात एकदम ठीक है। इस सूचकांक का जो बेस ईयर है वो 2004-5 नहीं है महोदय, आप देखोगे 2007 है समथिंग। हाँ 2007 इसका आधार वर्ष 2007 है, ठीक है, ना कि 4-5 है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है। तो आंसर बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही आपसे पूछा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज पता नहीं है कैसे बार बार क्लासेस से पीडीएफ क्वेश्चन ऐसे भाग से रहे हैं, आज भाग रहे हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है आपका 46वां। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय, बी उपभोक्ता कीमत सूचकांक मतलब सीपीआई, सी जीवन स्तर और डी प्रति व्यक्ति आय। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर क्या होगा। देखिए आप देखोगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सीपीआई के आधार पर इसको क्या है निकालने का प्रयास किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रखा जाता है, ठीक है, जो आपका महंगाई और आधार वेतन भत्ता दिया जाता है।
चलिए आइए अगला अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का समथिंग। हाँ, ये अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होगी, परंतु इसका आंसर भी आप ही को कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। देखिए क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है जो भारत को इंडिकेट करके पूछा है, नहीं तो सब इन्फ्लेशन को करके पूछा है। ठीक है, भारत में थोक कीमत सूचकांक मतलब WPI मासिक आधार पर उपलब्ध है। दूसरा है औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI इंडस्ट्रियल वर्कर की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को महत्व देती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप ही मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लासेस में गाइज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।